ऐसे कर दे रहे हैं भी तो ट्राई कर दो। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अपने साथ हुए अपमानों से उभरकर उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉल्स्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। अठारह में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए और अगले एक दशक तक वकील और स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया। सिर्फ इन कार्यों के आधार पर वहां के असंख्य भारतीयों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना लगभग असंभव था। इसीलिए वर्ष 1903 में उन्होंने अपने वकील मित्र हेनरी पोलक तथा पत्रकार अल्बर्ट वेस्ट की सहायता से एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना था। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल एक महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया, जहां प्रेस कर्मचारी संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते। साथ ही वे खेती करके अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आने लगी। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण थी, जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी। इस भूमि पर वर्ष 1910 में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉल्स्टॉय आश्रम में सभी सत्याग्रहियों की 2 इमारतें बनाई गई थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाएं और बच्चों के लिए। खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सिखारी तथा जूते बनाने जैसे कौशल सीखने के लिए एक कार्यशाला निर्मित की गई। टॉल्स्टॉय आश्रम में सत्याग्रही एक अनुशासन पूर्ण दिनचर्या का पालन करते थे, ताकि उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो सके। सामुदायिक जीवन के महिलाओं पर पड़े प्रभाव का चमकता उदाहरण वर्ष 1913 में उठा, जब सरकार ने भारतीय परंपरा से हुए विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया था। टॉल्स्टॉय से कस्तूरबा गांधी और फिनिक्स से बापू के सहयोगी थंबी नायडू की पत्नी वीरामन नायडू के नेतृत्व में इन महिलाओं ने न केवल इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि ट्रांसवाल के 4 से अधिक सत्याग्रही अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और पहली बार आहस हुई। मजबूर होकर सरकार ने इन अमानवीय कानूनों पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसके फलस्वरूप दशकों से अन्याय और अपमान झेल रहे भारतीय सही मायनों में दमन से मुक्त हुए।
8 वर्षों तक चलने वाला ट्रांसवाल सत्याग्रह औपनिवेशिक दमन के जवाब में सत्य और अहिंसा का वो प्रभावशाली शस्त्र था जिससे आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान हुई। इस सत्याग्रह ने मोहनदास गांधी को भारतीयों के नायक के रूप में स्थापित किया और इसी के साथ महात्मा के जीवन उद्देश्य का उदय हुआ। सत्याग्रह का उदय। वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार खत्म हो गई है अपने साथ हुए अपमानों से उन्होंने वहां के भारतीयों को पीड़ा से अवगत कराया जो दशकों से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉल्स्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा।